लगभग अंतिम दौर में है और स्वाभाविक रूप से सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही है। बहुत सारे वार्ड्स में मेरा भी जाना हुआ, पार्टी के हमारे अन्य नेताओं का भी जाना हुआ और जिस तरह का रुझान, जिस तरह का जोश देखने को हमको मिला है वो हमारी अपेक्षा से भी बहुत अधिक है और स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के लोग अब कहना शुरू हो गए हैं जो निराशा का माहौल सरकार कांग्रेस की बनने के पश्चात इन 4 महीनों में देखने को मिला है, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को इस नगर निगम के चुनाव में झेलना पड़ेगा। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हम जीत रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं। और जीत की वजह यह है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता को हासिल करने के लिए झूठ बोल करके सारी सीमाएं लांघ दी, वो सारी बातें आज की तारीख में बिल्कुल एक्सपोज हो गई। और इसलिए इस बात को भी आप लोगों ने देखा होगा, अभी जो शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखी थी, पार्टी अध्यक्ष ने कुछ कहने लायक स्थिति नहीं है। मैं आप सबके बीच में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो डॉक्यूमेंट्री आपने सामने देखी है, ये काम बोल रहा है। जो शिमला में हमने 5 वर्ष के नगर निगम के इस कार्यकाल के दौरान जमीन पर उतारा है, और जैसे मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि 25 साल तक यहां नगर निगम में शासन कांग्रेस पार्टी का रहा। 5 वर्ष बीच में कम्युनिस्ट भी रहे और भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 5 वर्षों तक ही कॉरपोरेशन संभाली थी। लेकिन 5 साल की तुलना अगर हम 25 सालों के साथ करें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 साल का भारतीय जनता पार्टी के इस कॉरपोरेशन में कार्यकाल का अगर हम जिक्र करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो 25 साल पर भारी पड़ रहा है। और मैं उन सारे काम का जिक्र करूं तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है, क्योंकि जो हमारी डॉक्यूमेंट्री थी उसमें काफी चीजों का जिक्र उसमें आया है। और स्वाभाविक रूप से मैं इस बात को लेकर के जहां शिमला शहर को डेवलप करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शिमला को जब लाया गया तो पैसे का प्रावधान, बजट का प्रावधान के साथ साथ में यहां पर योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज अगर शिमला शहर में सड़कें चौड़ी हुई, सड़कों के साथ में पैदल चलने के रास्ते बन गए, लिफ्टें बन गई, पार्किंग बन रही है, पार्किंग बन चुकी है कुछ जगह। शिमला का रिज के मैदान को चौड़ा करने के लिए और इसको रिस्टोर करने के लिए जो डैमेज हो रहा था इसका पोर्शन बार बार उसको सुरक्षित करने के लिए जो काम हो रहा है। एलिवेटर शिमला में लग रहे हैं, टनल शिमला में बन करके तैयार हो गई। 25 सालों में ऐसी कोई चीज ऐसी बताएं जिसका हम जिक्र कर सके कांग्रेस के शासन। लेकिन 5 वर्षों में जो हुआ उसका हम जब जिक्र कर रहे हैं वो आपके सामने है। और स्वाभाविक रूप से नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान शिमला के विकास के लिए, हिमाचल के विकास के लिए और देश के विकास के लिए रहा है।
कुछ मित्र हमारे इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि मोदी जी का फोटो, मोदी जी का जिक्र हो रहा है। मुझे मालूम नहीं उनको क्यों इस बात की फिक्र हो रही है। जिक्र तो होगा जिन्होंने काम किया है, और स्वाभाविक रूप से मैं इस बात से भी सहमत हूं, जब मोदी जी का नाम का जिक्र होता है तो हमारे मित्रों को फिक्र भी होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की स्थिति ऐसी है कि जो गारंटियां इन्होंने दी हैं वो गारंटियां गले पड़ गई, गले की फांस बन गई। वो कई बार क्या सोचते, मैं तो ये कहूंगा कि जो कोई प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाता है उसका गारंटी पीरियड होता है, और मैं समझता हूं कि अब तो कांग्रेस का भी वो गारंटी पीरियड ही समाप्त हो गया है। उस दिशा में कांग्रेस बढ़ रही है। सारी रेटिंग एजेंसी में आज देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है वो नंबर 1 पर हैं, टॉप पर हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका जिक्र होगा ही, उनको फोटो भी होगा। लेकिन एक बात मैं पूछना कांग्रेस के मित्रों से जरूर चाहता हूं कि शिमला कॉरपोरेशन के चुनाव में वीरभद्र सिंह जी का फोटो हमको मिला नहीं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का फोटो भी हमको मिला नहीं अभी तक। और यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी फोटो का जिक्र कहीं हुआ नहीं है, वो भी। और शायद मुझे मालूम नहीं इनकी क्या व्यवस्था रहती है, उस व्यवस्था का अनुरूप जो है वो शिमला के इलेक्शन में, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में जिम्मा उनके पास दिया हुआ है, लेकिन फोटो उनका है नहीं। ये तमाम सारी बातें क्या संदेश देने लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गारंटियां नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने काम किया है। हमारी ओर से गारंटी कभी नहीं थी, वादा कभी नहीं था कि हम महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए 60 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन देंगे। हमने दी है, बिना वादे के दी है, पूरा किया उसको। हमने वादा नहीं किया था कि हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, वादा नहीं था। लेकिन हमें इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए मदद के लिए एक रास्ता ये हो सकता है। तो हमने 125 यूनिट बिजली, हमने कहीं नहीं गारंटी नहीं दी, लेकिन हमने उसको अमल करके, उसको इंप्लीमेंट करके दिखाया है, बिना वादे के दिखाया है। हमने हिमाचल प्रदेश में जो आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है, उन महिलाओं के लिए हमने आने जाने के किराए के लिए हमने कभी वादा नहीं किया था। हमने कोई गारंटी नहीं दी थी कि हम उनका आने जाने का किराया हम आधा करेंगे, आधे किराए पर वो, क्योंकि महिलाएं घर से बाहर जाकर के काम कर लिए कि नहीं निकलती आज की तारीख में। लेकिन उसके बावजूद भी हमने वो काम भी करके दिया। अगर वो बोला, हमने करके दिखाया है उसको। और इसी प्रकार से मैं आगे बढ़ करके मैं बात कहूंगा, हमने ग्रामीण क्षेत्र में पानी की सुविधा देने के लिए जहां नल लगाने की बात है वो नल तो लगाए ही, लेकिन उसके साथ साथ पानी के लिए भी हमने कहा कि जो बिल आता है, और वो बिल बहुत कम अमाउंट होता था, उसका लगभग 31-32 करोड़ रुपए का उसका रेवेन्यू आता था, ज्यादा नहीं आता था। तो हमने उस पर भी निर्णय किया, और निर्णय ये किया कि हम ग्रामीण क्षेत्र में पानी का बिल नहीं लेंगे। हमने वादा नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद हमें जो उचित लगा हमने किया। और इधर वो गारंटी करते हैं कैबिनेट की पहली बैठक में, और कुछ लोग तो यहां तक कि मैं मां चिंतपूर्णी की सौगंध खाता हूं, ये भी भाषण हुए हैं। और सौगंध खा करके कैबिनेट की पहली बैठक में हम ओपीएस लागू करेंगे। वो ओपीएस का लोग इंतजार कर रहे हैं, कर्मचारी भाई हमारे इंतजार कर रहे हैं,
ये कहानी बहुत लंबी हो गई। अब कर्मचारी ही बोलना शुरू कर चुके हैं। महिलाओं को जो कहा था कि पहली कैबिनेट की बैठक में हम जो 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं को देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक वो भी नहीं हो पाया। इसलिए मैं कह सकता हूं, जितनी भी गारंटियां दी, मैं बार बार उनका जिक्र करूं, मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। वो सारी गारंटियां उनके गले पड़ी हुई है। और इसी प्रकार से कई बार मुझे विचित्र लगता है कि मुख्यमंत्री जी कई जगह भाषण दे रहे, मैं सुन रहा था उनके भाषण को, कहीं मेरे को सुनाया, पहले किसी ने कहा कि ऐसा बोला, फिर मैंने वो थोड़ा उनके भाषण के कुछ अंश उसमें सुने। हर बात वो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कहते हैं। व्यवस्था परिवर्तन, सुख की सरकार, ये आजकल के जुमले हैं खासतौर से जो सुनने को मिलते हैं। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि शिमला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पीलिया फैला, लोगों की मौत हो गई। मैं उस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं कि हालांकि उनके पास एडवाइजर हैं, कैबिनेट रैंक के साथ है, वो उनको क्या एडवाइज कर रहे मुझे मालूम नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि पीलिया तब फैला था जब हिमाचल प्रदेश में 2016 में कांग्रेस की सरकार थी, सीपीएम की कॉरपोरेशन थी उस वक्त। अगर पीछे के इतिहास में जाने की अगर बात कहते हो तो जिक्र हम उस बात का भी करना चाहेंगे कि एक छोटा बच्चा युग के नाम से उसकी हत्या हुई और पानी के टैंक में उसके शरीर को, उसकी बॉडी को फेंक दिया गया और कई महीनों तक जो है वो डेड बॉडी पानी के टैंक में सड़ती रही और शिमला उस पानी को पीता रहा। वो भी सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, सीपीएम की कॉरपोरेशन थी उस वक्त। अगर ऐसी बातों को लेकर के जिक्र करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जिक्र इन चीजों का भी होगा। और जहां तक बात आती है, कह रहे हैं कि 40,000 लीटर कैसे देंगे। 40,000 पानी की बात हमने कही, अपने जो विजन डॉक्यूमेंट में हमने जो बात कही है, हमने उसमें जिक्र किया है। इस शिमला में मैं कह सकता हूं कि अगर पानी के लिए किसी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहा है तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भाजपा की सरकार का रहा है। चाहे श्री शांता कुमार जी के समय पानी की स्कीम बनी, चाहे श्री धूमल जी के नेतृत्व में जब सरकार थी तब बनी, और उसके बाद 5 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का जो पीछे रहा। इस कार्यकाल में शिमला में पानी की समस्या को सबसे ज्यादा गंभीरता के साथ लिया गया। चाबा की स्कीम बन करके तैयार हुई। शिमला को आज पानी उससे मिल रहा है और स्वच्छ पानी मिल रहा है। कह रहे हैं कि हम स्वच्छ पानी देंगे, तो क्या शिमला के लिए हम कोई गंदा पानी दे रहे हैं क्या? पानी का जो प्रोसेस है, ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, वो कंप्लीट जो है ऑटोमेटिक सारा सिस्टम उसमें आज की तारीख में, जिसके माध्यम से पानी जो है बिल्कुल प्योरीफाई करके जो है शिमला के लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। और उसी तरह से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर 40,000 लीटर का हमने जिक्र किया कि 1 महीने में हम देंगे, तो जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि हमने 1813 करोड़ रुपए की वर्ल्ड बैंक की स्कीम का शिलान्यास करने के बाद उसका काम सतलुज से युद्ध स्तर पर चल रहा है। और जो स्कीम शिमला में पानी 24 घंटे तो उपलब्ध करवाएगी ही करवाएगी, और उसके साथ साथ में हमारे पास ये 40,000 लीटर पानी 1 महीने में देना कोई भी कठिन काम नहीं होगा। और इस बात को लेकर के हमने वादा नहीं किया था, लेकिन हमने ये भी बात की कि शिमला में बिना एनओसी के बिजली के कनेक्शन हम उपलब्ध कराएंगे और हजारों की संख्या में बिजली के कनेक्शन बिना एनओसी के उपलब्ध करवाए। ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और अब की बार हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है, इसी प्रकार से बिना एनओसी के पानी का कनेक्शन, बिजली पानी जो है वो हर व्यक्ति का अधिकार है।
और इसलिए पानी का कनेक्शन भी आने वाले समय में बिना एनओसी के हम उपलब्ध कराएंगे, ये भी हमने बात कही है। और इसी के साथ मैं इस बात का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी एक ऐसी परिस्थिति बन गई है कांग्रेस पार्टी में, मालूम नहीं पड़ रहा है कौन आदमी क्या कर रहा है। अभी हाल ही में एक कैबिनेट सब कमेटी का जिक्र हुआ। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होती है और उसमें एक मंत्री घोषणा कर देते हैं कि जो अस्थायी टीचरों की भर्ती होगी, 3100 के लगभग टीचर भर्ती होंगे और उसमें डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की ओर से वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है यहाँ पर, और वो प्रपोजल बना करके जो है वो भेज दी गई और कहा कि कैबिनेट सब कमेटी के पश्चात तुरंत जो है कैबिनेट की बैठक में सारे मसले को रखा जाएगा और सीधी भर्ती होगी। दूर दराज के इलाके में जो पद खाली पड़े हैं उनकी वहां पर टीचर उपलब्ध कराएंगे और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बिल्कुल जो वर्तमान में जो स्थापित किया गया है, जो चल रहा है, उससे हट करके होगा। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊं, अगर आपके पास, तो मुझे लगता है कि सारा ये डॉक्यूमेंट होगा ही जो डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की ओर से भेजा गया था। उसमें यहां तक कि बजट का प्रावधान, कितना बजट का उसमें ये होगा 74 करोड़ 90 लाख रुपए का जो है उसमें बजट प्रोविजन का ये होना चाहिए। और एक मंत्री जी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो कहते हैं कि इस प्रकार का हमने प्रावधान किया है और इसके बाद हम इसको कैबिनेट में ले जाएंगे। कैबिनेट में ले जाने के बाद हम इसके जो है वो आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद दूर दराज के इलाकों में टीचर्स को लगाएंगे। और इसी बीच में कर्मचारियों की ओर से जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं जिन्होंने नेट सेट क्लियर किया है, जिन्होंने पढ़ाई के माध्यम से, जिनका कहना है कि जो प्रोसीजर है भर्ती का, उस भर्ती के प्रोसीजर के माध्यम से ही भर्तियां होनी चाहिए। जब ऐतराज उस बात पर आया तो मुख्यमंत्री प्रस्तुत होते हैं, सामने आते हैं और सुख की सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अपना संबोधन देती है, सुखजू देते हैं और उसमें कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की कोई खबर टीचर की भर्ती के संदर्भ में अखबारों में आई है और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि ये भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से ही होगी और इसके अलावा कोई भर्ती और नहीं होगी। तो आखिरकार ये सारा प्रोसेस किस बात के लिए चला था? कांग्रेस पूरे इतिहास में जानी जाती है, जो पिछला इतिहास रहा है, पिछले दरवाजे से भर्ती करने की, मेरिट के आधार पर भर्तियों को करने के बजाय चिट्टों पर भर्ती करने की जो है प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेकों बार की है। इसलिए इन सारी चीजों को लेकर के हम यही कहना चाह रहे हैं कि जग हंसाई हो रही है कांग्रेस पार्टी की, चारों तरफ एक मजाक का विषय बना हुआ है कांग्रेस पार्टी का आज पूरे प्रदेश भर में। और इस प्रकार की बातों से जो हमने संस्थान खोले थे उनको बंद कर दिया गया। लेकिन अभी हाल ही में जाकर के बद्दी में मुख्यमंत्री जी जाते हैं और वहां जाकर के वहां के विधायक कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीडीओ का दफ्तर बद्दी में खोला था या एसडीएम का दफ्तर खोला था, किन्हीं कारणों से उसको बंद कर दिया गया। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन दोनों कार्यालय को यहां पर खोलने की घोषणा करें। और मुख्यमंत्री जी उठते हैं और घोषणा करते हैं। जो भाजपा की सरकार ने खोले थे उनको बंद कर दिया गया और अब व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कुछ महीने के बाद वो संस्थान जो बंद किए हुए संस्थान खोलने की मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं। तो इसी प्रकार से पालमपुर में हुआ। पालमपुर में भी बीडीओ का दफ्तर खोला था, बंद कर दिया गया था। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी वहां पर होली के अवसर पर गए और वहां पर
फिर से घोषणा कर दी कि भाई यहाँ पर बीडीओ का दफ्तर हम खोलेंगे। तो तमाशा बना हो इस प्रकार से सारी व्यवस्था का, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर अव्यवस्था का एक दौर इस प्रकार से चला है। पिछले कल मुख्यमंत्री महोदय जी ने खासतौर से एक जगह कहीं अपने भाषण में जिक्र किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का काउंसलर आपने चुन करके भेजा तो हम से विकास की उम्मीद आप मत लगाइए, हम वहां पर काम नहीं करेंगे। तो ये एक तरह की एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को धमकाने का एक प्रयास है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और ये चुनाव जैसे जैसे अब अपनी तारीख के लिए पहुंच रहा है, निर्धारित तारीख के करीब पहुंच रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सब जगह वातावरण दिख रहा है, माहौल दिख रहा है। और सरकार जितना भी प्रयास करे, जो भी प्रयास करे वर्तमान सरकार, लेकिन शिमला की जनता, प्रबुद्ध जनता अच्छी तरह से समझ गई है। वो इस प्रकार से जो गारंटियां उन्होंने दी हैं, जिनकी जगहंसाई आज की तारीख में हो रही है, और फिर से इस प्रकार से आश्वासन दे रहे हैं, इस प्रकार से सारी व्यवस्थाओं को प्रभावित करने की कोशिश करके इस चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। उसका इस चुनाव में कड़ा जो है वो जिसका जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर विजयी होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है, पूरा एक आकलन है हम सब लोगों का। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भाजपा ने ही शिमला का विकास किया है 5 वर्ष में, और भाजपा ने एक विजन के साथ आगे बढ़ करके और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो काम करने की दृष्टि से आज की तारीख में आवश्यक है शिमला के अंतर्गत, उनको भी पूरा करने के लिए हम काम करेंगे। जहां तक बार बार एक बात का जिक्र किया जा रहा है, वो जिक्र किया जा रहा है कि हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, और सरकार है तो हम यहाँ पर काम करेंगे। स्वाभाविक रूप से प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है, सरकार कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन उनको इस बात को भी महसूस करना चाहिए कि शिमला शहर के अंतर्गत, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अगर विकास कार्य यहाँ पर हो रहे हैं, वो केंद्र सरकार के आशीर्वाद से हो रहे हैं। केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान उसमें है, इस बात को उनको समझना है। अभी हाल ही में डिप्टी चीफ मिनिस्टर विदेश गए थे, ऑस्ट्रिया गए थे शायद मेरे ख्याल में, और उनने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात का जिक्र किया है कि शिमला के ऊपर से अब हम रोपवे यहाँ पर शुरू करेंगे। उन सारी बातों को लेकर के बहुत एडवांस स्टेज पे चीजें आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान बढ़ चुकी है। अगर 1560 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान उन्होंने कहा कि हम इस पर खर्च करेंगे, वो कौन सा पैसा है? क्या प्रदेश सरकार पैसा दे रही है क्या? वो पैसा पर्वतमाला के अंतर्गत जो है वो केंद्र सरकार की योजना का पैसा है, उसके अंतर्गत। और स्वाभाविक रूप से हमारा भी ये मानना है कि शिमला में जो कंजेशन ट्रैफिक का है, जिस प्रकार से इसको डीकंजेस्ट करने की जरूरत है, और इसके लिए काम आज से नहीं काफी पहले से शुरू हो चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान, और उस काम को आगे बढ़ाएं, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन कम से कम मैं उनसे इतना आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि वो असत्य ना बोलें, झूठ ना बोलें कि ये हम कर रहे हैं। ये काम की प्रोसेस बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, और केंद्र सरकार इसमें बजट देकर के मदद कर रही है। और केंद्रीय मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी का एक विजन है, और वो पर्टिकुलरली ऐसे शहरों को आइडेंटिफाई करके कोशिश कर रहे हैं कि जहां ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज्यादा है, वहां उसको डीकंजेस्ट कैसे किया जा सकता है। उस दृष्टि से शिमला को उन्होंने टारगेट किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में यहाँ शिमला में उसको उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो रोपवे के काम को गति मिलेगी। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अनुकूल वातावरण हर जगह देखने को मिला है, और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और निश्चित रूप से जीत रही है। ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कर्ज की अगर हिमाचल की बदतर हालत है तो उसके लिए आपकी खुद की सरकार जिम्मेदार। देखिए, 4 महीने 5 महीने बीत गए इस गीत को गाते गाते,
अब लोग बोलते हैं कि अब बात आगे की भी करो, बहुत हो गया। मुझे एक बात बताइए, लगभग 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज कांग्रेस की सरकार ने हम पर छोड़ा था जब हम सत्ता में आए थे। और हमने तो शुरू के 2 साल में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के लगभग जो है हमने लोन लिया था। इन्होंने 3 महीने के अंदर 6,000 करोड़ रुपए ले लिया। आप गति देखिए जरा। हमने कर्ज लिया, इसलिए लिया क्योंकि कांग्रेस के द्वारा लिया गया ऋण, उसकी किस्तें अदा करनी थी, उसका ब्याज अदा करना था, और इसलिए लिया। और आज वो 6,000 करोड़ रुपए ऋण 3 महीने में ले चुके हैं, उसका वो स्पष्टीकरण दे। क्या आने वाले समय में वो कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में और कोई भी कर्ज नहीं लेंगे? और इसलिए मुझे लगता है अगर खुद वो कर्ज लेने के लिए बाध्य हैं, कर्ज लेना पड़ रहा है प्रदेश की सरकार को चलाने के लिए, सारी जो लाइबिलिटीज है उनको पिछली सारी कांग्रेस के जमाने से लेकर के आज तक की, तो उनको क्लियर करने के लिए उनको जो कमिटमेंट्स हमारी लोन्स की हैं रिपे करने की, तो उन सारी चीजों को उनको बड़ा स्पष्ट करना पड़ेगा कि वो क्या वो उनको नहीं करेंगे क्या? अगर करनी है तो कहाँ, उनको करना है तो कहां से करेंगे? इस बात को लेकर स्पष्ट करें पहले। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि अब की बार कर्ज की सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाएंगी अगर कहीं इनको लंबे समय तक पूरे कार्यकाल के लिए शासन करना मिला, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। सर, 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का लोअर बाजार में रोड शो था। जी। उस रोड शो में नारे जयराम ठाकुर के लग रहे थे। और दूसरी बात ये कि आपके प्रदेशाध्यक्ष कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो पूर्व प्रदेशाध्यक्ष की अध्यक्षता में लड़े जाएंगे, तो गुटबाजी तो भाजपा में भी दिख रही है। गुटबाजी नहीं है, कहीं भी गुटबाजी क्या नारा किसी नेता का लगना, मैं समझता हूं कि कतई भी किसी भी तरह से उस प्रकार का वो गुटबाजी का प्रतीक नहीं होता है। नेता के नारे लगेंगे और उस बात को लेकर के मुझे लगता है कि कतई भी कोई इस तरह का नारा नहीं था जिस पर कोई आपत्ति हो किसी को। और दूसरी बात, जहां तक यहां पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही है कि जब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी, सारी कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, सारे चुनाव के दृष्टि से जो कैंपेन की शुरुआत हो चुकी थी, तब आदरणीय मेंबर पार्लियामेंट सुरेश कश्यप जी उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे, और बीच में एक व्यवस्था के अनुसार जो है बिल्कुल रूटीन की एक चीज थी जिसमें परिवर्तन हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो उन्हें कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की है, जो सारी व्यवस्थाएं उन्हें संचालन के लिए चुनाव के लिए तय की है, हम उसी के अनुरूप चलेंगे, उसी के अनुरूप काम करेंगे और उसी में हमारी भूमिका रहेगी। ये उसमें मुझे लगता कि उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा या किसी के एक नेता के नाम पर ये चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। ये पार्टी लड़ रही है, संगठन लड़ रहा है, मिल करके लड़ रहे हैं। व्यवस्था देखिए, दायित्व तो बदले जाते हैं, लेकिन जो काम करने का हमारा जो एक निर्धारित मापदंड है, काम करने का जो तरीका है, व्यवस्था है, वो हमारी सुचारू रूप से चलती रहती है। सर, एटीक की हाइट बढ़ाने की बात कांग्रेस कर रही है। इससे पहले डॉक्टर राजन सुशांत जब थे उन्होंने भी कहा था, तब भी धरातल पर नहीं उतरा था। अब क्या आपको लगता है धरातल पर उतर पाएंगे? देखिए, हम इस पर अभी तक कोई इसलिए टिप्पणी नहीं, बिल्कुल चुनाव के दौरान जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए, जीत हासिल करने के लिए जो किया जा सकता था, कांग्रेस वाले कर रहे हैं। ये डीए की किस्त जो अभी हाल ही में उन्होंने जारी करने की, आमतौर पर डीए की किस्त जब मुख्यमंत्री बन करके सचिवालय में जाते हैं, कर्मचारी वहां पर मिलते हैं, कर्मचारी अपनी बात कहते हैं, तो डीए की किस्त की अनाउंसमेंट वहां पर की जाती है। पूरा 5 महीने डिले किया इन्होंने ये, और एहसान डाल रहे हैं कि कर्मचारियों को हमने 3%, 11% ड्यू है, 3% दिया है, और वो भी 4 महीने के बाद, 4 महीने से भी ज्यादा, और वो भी तब दिया जब कॉरपोरेशन का चुनाव आया। और चुनाव के बीच में इस प्रकार से घोषणा करना, देखिए, ये बिल्कुल चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन है। और उसके बाद जहां एटीक की बात की, ये भी ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कोशिश की है कि ताकि हमको कुछ लोग समर्थन में उसमें वोट दे सके। मुझे मालूम नहीं कानून की नजर पर यह कहां टिकता है, लेकिन चुनाव के दिनों में इस सारी चीज को
बोलना, इसकी घोषणा करना, अपने भाषण में जिक्र करना सिर्फ राजनीतिक मकसद के, जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कहते हैं, सुखू जी मेहरबानी करके इस शब्द को वो बंद करें तो उचित रहेगा। वो विशुद्ध राजनीतिक लाभ कहां से मिल सकता है, किस प्रकार से मिल सकता है, किस चीज से मिल सकता है और कितना मिल सकता है, उसके लिए ही काम करते हैं। सर, अभी आपने बातों बातों में एक जिक्र करा कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस सरकार कोई बहुत लंबा समय काट पाएगी, तो व्हाट इज द कन्विक्शन ऑफ द बीजेपी और व्हाट इज द स्ट्रेटजी ऑफ द बीजेपी दैट इज कि बार-बार बीजेपी ये बोल रही है कि कांग्रेस अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, ऑपरेशन लोटस देखिए लोटस ऑपरेशन जाएंगे, कुछ ना कुछ थॉट तो बीजेपी का भी होगा। नहीं, हमारा कोई भी थॉट नहीं है, क्योंकि बार-बार लीडर यही लोग बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ दे मस्ट समथिंग। हम एक बात कह रहे हैं कि जिस तरह का एक निराशा का, नाराजगी का माहौल पूरे प्रदेश की जनता के बीच में है, उसी तरह से एक निराशा और नाराजगी का माहौल कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा है और जिसका जिम्मा हमारा नहीं है, जिम्मा उनका है। लेकिन इस तरह का माहौल है और निश्चित रूप से ये कभी विस्फोट की तरह आगे निकलेगा। बिल्कुल, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। सर, भाजपा की अंदरूनी लड़ाई की बात भी कई बार चल रही है, तो सवाल ये है कि सुरेश भारद्वाज आपके साथ यहाँ मीडिया के सामने क्यों नजर नहीं आ रहे? अगर वो फील्ड पर प्रचार में घूम रहे हैं तो संजय सूद क्या फील्ड पर? हम कल रात के 11:30 बजे तक इकट्ठा थे। 11:30 बजे हमने खाना खाया, 11:30 बजे उनको उनके घर के पास उतारा है और इसकी पुष्टि आपने और भी करनी होगी तो कर लीजिए। हम काम पे लगे हैं, काम का डिवीजन है, काम दिया गया है, अलग अलग फील्ड में सब लोग काम में लगे हैं और सुचारू रूप से काम चल रहा है। और सुरेश भारद्वाज जी कल भी हमारे साथ थे, परसों भी हमारे साथ थे, हर रोज हमारे साथ होते हैं। जैसे आपने भी कहा कि कांग्रेस के अंदर ही नाराजगी और रिजेंटमेंट है और उसके वेट भी गिनेंगे, तो अगर कांग्रेस के कोई एमएलए स्प्लिट होकर बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बनाना चाहेंगे, will you come forward? बीजेपी will form the government? अगर देखिए हम राजनीतिक पार्टी है, हम कोई इस तरह से नहीं, हम सारी चीज को लेकर उसका आकलन करेंगे। जो आपने बात कही है उस पर विचार जरूर करेंगे अगर ऐसी परिस्थिति आती है। परिस्थिति आती कुछ वैसे कांग्रेस के एमएलए जैसे आप बोल रहे हो कि उनमें घुटन है, कुछ है, वो आर दे टच विद यू? क्योंकि बार-बार डेफिनेटली देखिए, बिल्कुल परमार साहब से भी पूछा था, कांगड़ा क्योंकि निगलेक्ट हो चुका है काफी बुरी तरीके से, परमार जी को भी कुछ जिम्मेवारी नहीं दी आपने। परमार जी को बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी हमारे पार्टी के नेता हैं, लेकिन बात तो सरकार की बात है। सरकार ने जिस तरह से नजरअंदाज किया है, कांगड़ा को किया हुआ, मंडी को किया है, बात तो उसका जिक्र हो रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सबका।